पीसीओएस, पीसीओडी, इसके लिए आपने तरह तरह का ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डाइट फॉलो की, योगा किया, फिर भी आपका पीसीओएस रिवर्स नहीं हुआ। आखिर क्यों? आयुर्वेद में हर बीमारी का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है निदान परिवर्जन, यानी कि उस बीमारी के, उस प्रॉब्लम के जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं पहले उनको दूर किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम पीसीओएस के जो कारण हैं उनकी और गहराई में जाकर उसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम जड़ों को काटेंगे तभी वो बीमारी पूरी तरीके से दूर होगी, तभी हम पीसीओएस को पूरी तरीके से रिवर्स कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको आज जानकारी दूंगी कि पीसीओएस, पीसीओडी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। लोग कई बार पूछते हैं डॉक्टर से और डॉक्टर्स के पास उस टाइम इतना समय नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए। वीडियो के एजुकेशनल पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी अच्छे से रीड करना समझाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बार तो जो पीसीओएस है वो ठीक से डायग्नोस्ड ही नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। जब भी मेरे पास कोई पीसीओएस, पीसीओडी का पेशेंट आता है ना, तो मुझे 15-20 मिनट सिर्फ उसकी काउंसलिंग करने में लग जाता है, ये समझाने में कि आखिर तुम्हें जो प्रॉब्लम हुई है वो है क्या और क्यों हुई है। और पता है 90% जो पेशेंट्स होते हैं ना वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। उनका ऐसा एटीट्यूड होता है कि हमें क्या करना है जानकर, आप बस कुछ दवाइयाँ लिखो जिससे हम ठीक हो जाएं। और 1-2 महीने में अगर वो नहीं ठीक होते तो फिर डॉक्टर बदलने में भी वो टाइम नहीं लगाते हैं। तो क्योंकि जो ये पीसीओएस की प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसका सीधा सीधा रिलेशन आपके लाइफस्टाइल से होता है, इसीलिए दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास इसका 100% सॉल्यूशन नहीं है। 50% सॉल्यूशन अगर डॉक्टर के पास है तो बाकी का 50% सॉल्यूशन या मोर देन 50% सॉल्यूशन आपके पास ही है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर इन दोनों वर्ड्स को सेम प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस है। जो पीसीओडी है उसको आप ये समझ सकते हो कि माइल्ड प्रॉब्लम है, जबकि जो पीसीओएस है वो बड़ी प्रॉब्लम है। जो पीसीओडी है उसके अंदर जो आपकी ओवरीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि ओवरीज में छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है, तो इसे हम पीसीओडी कहते हैं। इसके अंदर जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने वाली प्रॉब्लम, वो भी माइल्ड होती है। इसके अलावा बाकी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, जैसे कि हेयर ग्रोथ वगैरह, ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर नहीं होते। जबकि पीसीओएस में क्या है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी आपकी ओवरीज तो इन्वॉल्व होती ही है, साथ के साथ जो आपका हार्मोनल सिस्टम है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो पीसीओडी के अंदर हल्का फुल्का होता है, जबकि पीसीओएस के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पीसीओएस के अंदर जो एंड्रोजन्स होते हैं वो भी बढ़े हुए होते हैं, जिनके कारण आपको सिर से तो बाल झड़ते हैं, जबकि फेस पर, चेस्ट पर, इन जगहों पर बाल आने लगते हैं। जो पीसीओडी होता है उसकी यही पहचान होती है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें दिखेगा कि जो आपकी ओवरीज हैं उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट बनी हुई हैं। जबकि जो पीसीओएस है उसमें हो सकता है कि आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल आए, यानी ओवरीज के अंदर कोई भी सिस्ट ना हो, फिर भी आपको पीसीओएस की समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर अंत में कहूँ तो जो पीसीओडी है वो इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, माइल्ड फॉर्म है, जबकि जो पीसीओएस है वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो चलो अब बात करते हैं पीसीओएस के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स। इसके अंदर ज़्यादातर महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि पीरियड्स बहुत ही कम आते हैं, या तो क्वांटिटी में कम आते हैं, जैसे कि 1 या 2 दिन पीरियड्स आ रहे हैं और बहुत ही धब्बे धब्बे से आ रहे हैं, या फिर जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल से बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, या फिर उनको 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स आते ही नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि पीसीओएस वाली महिलाओं को तब तक पीरियड्स नहीं आते जब तक उनको पीरियड्स लाने की मेडिसिन नहीं दी जाती। लेकिन इसी के अपोजिट कुछ फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, उनको हैवी ब्लीडिंग होती है। दूसरा जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है वेट गेन का। जो पीसीओएस की महिलाएं होती हैं उनके अंदर वेट गेन काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन आजकल जो पतली लड़कियां हैं उनके अंदर भी पीसीओएस जैसी समस्या सामने आने लगी है। इसका कारण ये है कि बाहर से तो आप देखने में पतले हो, फिट हो, हेल्दी हो,
लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां पर जाकर फैट जमा होने लगा है। तो जो चर्बी है बाहर की तरफ जो होती है उससे ज्यादा जो अंदर की तरफ चर्बी होती है वो हमें नुकसान करती है। नेक्स्ट है एक्ने। तो एक्ने की समस्या भी बहुत ही कॉमन है पीसीओएस के पेशेंट्स में। नेक्स्ट है हेयर लॉस। खास करके जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है वो पीसीओएस के पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है। अब सिर पे तो बाल बचते नहीं हैं, सिर से बाल गिरने लगते हैं, लेकिन फेस पर, चेस्ट पर, इन सारी जगहों पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लगती है। नेक्स्ट एक और कंडीशन है जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली पहचान सकते हो कि आपके अंदर पीसीओएस जैसा सिम्टम तो नहीं है। ये है अकेंथोसिस निग्रिकेंस। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी बॉडी के फोल्ड्स होते हैं, स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि गर्दन का पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा गर्दन का हो गया, और आपकी ये जो एल्बो हो गई, ग्रोइन वाला एरिया हो गया, इन जगहों की जो स्किन होती है वो काफ़ी डार्क होने लगती है, थिक होने लगती है। तो कुछ लोगों में अगर आपने नोटिस किया हो, गर्दन ऐसी दिखती है जैसे कि कितनी काली हो गई है, मैल जमा हुआ है, इस तरीके का अपीयरेंस दिखता है। तो अगर आपकी बॉडी पर इस तरीके का अपीयरेंस है यानी आपको पीसीओएस हो सकता है, क्योंकि ये जो डार्क कलर होता है स्किन का ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। किसी किसी को अंडर ब्रेस्ट वाले एरिया में भी ये डार्कनेस आ सकती है। एक और बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिनके थ्रू ज्यादा लोगों को पता चलता है कि उन्हें पीसीओएस की समस्या है, वो है इनफर्टिलिटी। काफी लोगों को जब प्रेगनेंसी नहीं होती है वो फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि उन्हें तो पीसीओएस की समस्या है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो पीसीओएस से इनफर्टिलिटी इसलिए होती है क्योंकि एक तो आपके हार्मोन्स जो है वो सारे इम्बैलेंस्ड हैं, और उसी कारण से क्या है, जो आपका एग है वो प्रॉपर नहीं बन रहा, प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा। तो पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जब पीरियड्स आते भी हैं तो मोस्टली वो साइकिल एन ओवुलेटरी होती है। एन ओवुलेटरी मतलब कि आपको पीरियड्स तो आ रहे हैं लेकिन आपकी उस पीरियड की साइकिल में एग रिलीज नहीं होता है। अब बात करते हैं आपकी रिपोर्ट्स की कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। तो अगर पीसीओडी का पेशेंट है उसके अल्ट्रासाउंड के अंदर स्मॉल स्मॉल सिस्ट दिखाई देंगी। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल भी आ सकता है पीसीओएस के पेशेंट में, क्योंकि जो पीसीओएस है वो सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित नहीं होता, वो बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। अब हार्मोन्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले एंड्रोजेंस। पीसीओएस की असली पहचान ये है कि इसके अंदर जो एंड्रोजेंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जब हम सीरम टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराते हैं तो मोस्टली ये बढ़ा हुआ आता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन है आपने जरूर सुन रखा होगा कि ये मेल हार्मोन है। तो क्योंकि मेल हार्मोन फीमेल की बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, उसी की वजह से मेल पैटर्न हेयर लॉस होने लगता है और मेल की तरह चिन पर, चेस्ट पर हेयर ग्रोथ आने लगती है। दूसरा बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट हार्मोन है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है बेसिकली ये इंडिकेट करता है, बताता है कि जो हमारा टोटल ओवेरियन रिजर्व है वो कितना है। ओवेरियन रिजर्व मतलब कि जो हमारी ओवरी है उसके अंदर कितने एग्स बचे हुए हैं, मतलब इसीलिए इससे जो हमारी फ्यूचर में फर्टिलिटी रेट क्या रहेगी इसको एस्टिमेट किया जाता है। अब ये जो AMH है पीसीओएस के पेशेंट्स में मोस्टली बढ़ा हुआ होता है। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 1 से 4 होती है, लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स में ये 4 से भी ऊपर होता है, काफी बढ़ा हुआ होता है। अब इसमें खुश होने वाली बात नहीं है कि AMH बढ़ा हुआ है, क्योंकि पीसीओएस पेशेंट्स में क्या होता है ये काफी टाइम तक बढ़ा हुआ होता है, जबकि अंदर से रिजर्व खाली हो रहा होता है, वो पता नहीं चलता। और पीसीओएस के पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जिनका AMH बढ़ा हुआ है और सडन ड्रॉप हो जाता है, कई बार एकदम से AMH की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लगती है। और जब AMH की वैल्यू काफी ज्यादा लो हो जाती है तो उन्हें कई बार IVF जैसे प्रोसीजर्स और कई बार डोनर एग लेने की भी सलाह दी जाती है। तो AMH पर पूरी डिटेल और AMH को आप नेचुरली किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के एस्ट्रोजन होते हैं। इसमें जो सबसे मेन होता है एस्ट्राडियोल यानी E2 जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारी ओवरीज रिलीज करती हैं। तो पीसीओएस में क्या होता है कि जो ओवरीज में एग्स होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, इमेच्योर होते हैं, साइज में बड़े नहीं होते। जो छोटा एग है वो क्या करेगा, बहुत ही कम E2 रिलीज करेगा, जो बड़ा एग है वो ज्यादा E2 रिलीज करेगा। अब क्योंकि जो फॉलिकल्स का साइज होता है वो बढ़ता ही नहीं है, फॉलिकल्स मतलब आपके जो इमेच्योर एग हैं उनका साइज बढ़ता ही नहीं है, तो इसी वजह से जो E2 है वो भी कम रिलीज होता है। तो पीसीओएस के पेशेंट्स में E2 नॉर्मल भी हो सकता है, मोस्टली लो होता है। तो पीसीओएस के पेशेंट्स में जो E2 होता है इसकी वैल्यू
नॉर्मल से लेकर लो तक होती है। जी हाँ, नॉर्मल भी आ सकता है। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें एस्ट्रोजन हाई होता है वो E2 नहीं बल्कि E1 जिसे हम एस्ट्रॉन कहते हैं वो हाई होता है, खासकर जो मोटी महिलाएं होती हैं, क्योंकि ये हमारी चर्बी से, हमारे एडिपोज टिश्यू से रिलीज होता है। नेक्स्ट हार्मोन है FSH और LH। FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल्स यानी इमेच्योर एग्स को स्टिमुलेट करता है उन्हें ग्रो करने के लिए। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि उन्हें फॉलिकल्स को रप्चर करके एग रिलीज करने में हेल्प करता है। तो PCOS में इनका जो रेशियो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। नॉर्मल पेशेंट्स में जो FSH और LH है उसका जो रेशियो होता है 1:1 होता है, जबकि PCOS में ये 2-3 गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। तो मोस्टली केसेस में जो प्रोलैक्टिन होता है वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे थायराइड हार्मोन की, क्योंकि जो PCOS के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर थायराइड डिसफंक्शन भी बहुत ज्यादा कॉमन है। खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन देखी जाती है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही मेन हार्मोन की, वो है इंसुलिन। तो PCOS के पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी कॉमन देखा गया है, इसीलिए जब उनका सीरम इंसुलिन लेवल चेक कराया जाता है तो वो हाई आता है। तो मैंने आपको आपकी रिपोर्ट समझा दी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? निदान परिवर्जन, यानी जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करना है। अब चलते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ, क्योंकि आपने रिपोर्ट समझ ली, प्रॉब्लम समझ ली, तो अब आपको समझना है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। जैसे कि हमने बात की है एंड्रोजेंस बढ़े हुए होते हैं, तो ये एंड्रोजेंस क्यों बढ़े हुए होते हैं? पहले तो हमें ये जानकर ये बढ़ते क्यों हैं, इन्हें बढ़ने से रोकना है। फिर अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो बढ़े हुए एंड्रोजेंस को रिड्यूस कर सकता है तो हमें उस पर फोकस करना है, इन एंड्रोजेंस को रिड्यूस करना है। तो ये जो एंड्रोजेंस बढ़े हुए होते हैं इसका मोस्ट कॉमन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसकी 2 बार बात हो गई। आपने जरूर सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन आखिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? तो जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे फूड से क्या होता है? ग्लूकोज रिलीज होता है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो हमारे सेल्स में पहुंचता है। अब जो इंसुलिन होता है वो ही ग्लूकोज को हमारे ब्लड से लेकर सेल्स में पहुंचाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी जो इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को लेकर और हमारे सेल्स के पास जा रहा है, लेकिन हमारे सेल्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि हम इसको नहीं लेंगे। ऐसे में क्या होता है? सेल्स के अंदर तो एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसकी वजह से बॉडी को लगता है कि उसे और ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, हमें भूख ज्यादा लगती है। क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज सर्कुलेट करे जा रहा है तो बॉडी को लगता है और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करें ताकि ब्लड वाला जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाए। तो एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बढ़े हुए एंड्रोजेंस का एक और कारण होता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खाली जेनेटिक्स ना कारण नहीं होता PCOS में, वहाँ पे और भी फैक्टर्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। थायराइड भी कारण हो सकता है, खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो कारण हो सकता है बढ़े हुए एंड्रोजेंस का। अगला पॉइंट है हाई कोर्टिसोल। ये जो कोर्टिसोल है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन है, यानी अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो कोर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, जो कि कारण बनता है इंक्रीज्ड एंड्रोजेंस का। नेक्स्ट जो कारण है वो बहुत ही रेयर है। उसमें क्या है कि अगर ओवरीज में किसी को ट्यूमर है या फिर एड्रिनल ग्लैंड यानी जो किडनी के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर कोई ट्यूमर है, इस केस में भी एंड्रोजेंस इंक्रीज्ड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। तो चलिए देखते हैं फिर से मेन पॉइंट्स को। तो मेन पॉइंट्स कौन से हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कारण, उसके बाद थायराइड जो है वो कारण है, और इसके अलावा कोर्टिसोल लेवल जो बढ़ा हुआ होता है ये कारण होते हैं। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है आखिर वो क्यों होती है? उसका सबसे बड़ा कारण है मोटापा। अब मोटापा क्यों होता है? मोटापा होता है हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण। ये सबको पता है कि कौन कौन सी गलत लाइफस्टाइल है जिससे हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ता है। अब जो पतले लोग होते हैं उनमें भी अगर बेली फैट है तो वो सबसे बड़ा कारण बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बॉडी पे बाहर की तरफ वाला फैट है वो इतना नुकसान नहीं करता, जो विसरल फैट है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे है वो ज्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा एजिंग भी एक कारण है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होने लगता है। इसका असर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पर पड़ता है। अगर कुछ लोगों ने स्टेरॉइड लिया है तो उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो सकता है। तो अब आपको बात समझ में आई कि PCOS के केस में डॉक्टर्स अक्सर क्यों कहते हैं कि आप वेट रिड्यूस करो। अगर आप वेट रिड्यूस करोगे तो आपको PCOS में आराम मिलेगा।
अब थायराइड की बात करें तो जो थायराइड है उसमें भी लाइफस्टाइल का काफ़ी रोल होता है, तो आपको लाइफस्टाइल पे और जो मोटापा है उस पर ध्यान देना है। तीसरी बात करेंगे हाई कोर्टिसोल लेवल की। जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है वो बॉडी में हर तरीके की बीमारियां पैदा करता है, हर तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल को इग्नोर नहीं करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की पूरी कोशिश करनी है। तो इसके जो कारण हैं वो आपको समझ आ गए और जो इसकी जड़ें हैं वहां तक भी हम पहुंच गए कि इसका डायरेक्टली रिलेशन हमारे लाइफस्टाइल से और हमारी फूड हैबिट्स से होता है। तो चलो, ये तो कारणों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। तो रेमेडी में सबसे पहले बात करेंगे हार्मोन बैलेंस करने की रेमेडी। तो फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में वन ऑफ द बेस्ट जो हर्ब है वो है अशोका। आयुर्वेद में मोस्टली जो भी यूट्रस के टॉनिक्स आते हैं या हार्मोन बैलेंस करने वाले सिरप आते हैं उनके अंदर अशोका मेन इंग्रेडिएंट होता है। अशोका हमारी बॉडी में कफ को और पित्त को बैलेंस करता है। नेक्स्ट हर्ब है दशमूल। दशमूल के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इसके अंदर मूल यानी जड़ 10 टाइप्स की हर्ब्स होती हैं। तो ये भी फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये तीनों दोषों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब बात करेंगे शतावरी की। तो शतावरी के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा कि फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको शतावरी की पूरी डिटेल जाननी है तो उसके लिए आप मेरी शतावरी पर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं जो बॉडी के अंदर हाई एंड्रोजन्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कौन सी रेमेडी है। तो हाई एंड्रोजन्स को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है स्पेयरमिंट। तो स्पेयरमिंट टी है वो एंड्रोजन को रिड्यूस करता है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो स्पेयरमिंट है ये हॉट पोटेंसी का होता है, इसीलिए जिन लोगों का स्टमक काफ़ी सेंसिटिव है उनको गैस्ट्रिक इशू हो सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम या फिर पेट में दर्द, क्रैम्प्स आना, ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। कुछ लोग इससे एलर्जिक भी हो सकते हैं, तो उन्हें एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अपनी हॉट पोटेंसी के कारण ही जो पित्ता बॉडी टाइप है हो सकता है उन लोगों को ये सूट ना करे। इसके अलावा इसका एंटी कोएगुलेंट रोल भी होता है। इसकी एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टी यानी खून का थक्का ना जमने देना, इस प्रॉपर्टी के कारण अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर आप ऑलरेडी एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन ले रहे हैं या फिर हार्ट की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक और अमेजिंग हर्ब की जिसका नाम है मुलेठी। मुलेठी के बारे में, यष्टि मधु के बारे में भी आपने ज़रूर सुन रखा होगा और इस पर भी पूरी जानकारी के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं उनको रिड्यूस करने के लिए भी क्या कोई हर्ब है। जी हाँ, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही पॉपुलर हर्ब है, आपने जरूर सुन रखा होगा, उसका नाम है अश्वगंधा। तो जो ये अश्वगंधा है ये न सिर्फ हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बल्कि हमारी बॉडी के अंदर तीनों दोषों को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। खासकर हमारी बॉडी में कफ को और वात को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो अश्वगंधा के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने वाली हर्ब की बात करें तो एक बहुत कॉमन सी हर्ब है, बहुत ही फेमस सी है, काफ़ी लोग पीसीओएस में हो सकता है इस्तेमाल भी कर रहे हो सकता है आपने भी यूज़ की हो। जी हाँ, मेथी की बात कर रही हूँ। तो जो मेथी दाने हैं उन पर तो रिसर्च भी हुई है और ये पाया गया है कि पीसीओएस के अंदर ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो मेथी है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, इसीलिए ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी हेल्पफुल होती है। लेकिन जो मेथी है वो भी हॉट पोटेंसी की होती है, गर्म तासीर की होती है, इसीलिए हो सकता है पित्ता बॉडी टाइप वालों को ये सूट ना करे। इसके अलावा जो मेथी है उसमें फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंस वाली कंडीशन है तो भी ये आपको सूट ना करे। तो अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी भी तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, तो कोई भी हर्ब है वो आप अपने आप ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। अब एक और रेमेडी के बारे में बात बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो एजिंग है वो भी एक कारण होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो हमें ऐसी हर्ब्स जरूर लेनी चाहिए जिनका एंटी एजिंग इफेक्ट हो। अब एंटी एजिंग के लिए जो आंवला है वो बेस्ट है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ एंटी एजिंग के लिए आंवला बेस्ट है। आंवला के अलावा आप त्रिफला का सेवन भी कर सकते हैं, तो त्रिफला के बारे में भी किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं फिलहाल इतना बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो फिर आप त्रिफला को अवॉइड करें। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए और कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि पीसीओएस में बेनिफिशियल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या अवॉइड करें। तो जो भी सुगरी आइटम है
या फिर किसी भी तरीके का शुगर है, चाहे वो आर्टिफिशियल शुगर हो चाहे वो नेचुरल शुगर हो, आपको अवॉइड करना है। अब जो फ्रूट्स होते हैं उनमें भी शुगर होता है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो पोर्शन है वो कम रखना है। आप बिल्कुल कटोरा भर भर के फ्रूट्स ना खाएं और आप फ्रूट्स जूस ना लें, क्योंकि जूसेस में क्या होता है, फ्रूट्स ज़्यादा डलते हैं और उसमें शुगर ज़्यादा होती है। इसके अलावा खाने पीने की वो सारी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, आपको वो चीज़ें भी अवॉइड करनी है, जैसे कि वाइट राइस, पोटैटोज, केक्स, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में आप सिर्फ घी और बटर मिल्क का सेवन कर सकते हैं, बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। इसके अलावा आपको सोया प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने हैं। अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आप उन्हें बंद कर दें। एक और बहुत ही खास बात, आपको जो नमक, जो सॉल्ट का इंटेक है वो भी आपको लिमिट करना है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वो कौन से फूड हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, जो हरी सब्जियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं वेट लॉस के लिए भी और पीसीओएस के लिए भी। तो आप हरी सब्जियां खाएं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप कच्ची खाएं। आप उन्हें अच्छे से बॉईल करके या फिर ट्रेडिशनली हम जैसे पकाते हैं वैसे आप पकाकर खाएं, बस उसके अंदर तेल कम रखें, साथ ही साथ उसके अंदर नमक भी है वो थोड़ा लिमिटेड करके लें। आपके खाने में हेल्दी फैट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए अपने खाने में घी को ज़रूर इंक्लूड करें। जो सीड्स हैं वो भी पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीड साइकिलिंग के बारे में बताऊंगी, साथ ही उन सभी विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि पीसीओएस में ज़रूरी या फिर बेनिफिशियल हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी पीसीओएस में बेनिफिशियल हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएं, लेकिन उन्हें ओवरनाइट सोक करके ही खाएं। और जो सॉल्टेड नट्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स में आप घी और बटर मिल्क ले सकते हैं, तो बटर मिल्क भी बहुत अच्छा है, हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप बटर मिल्क जरूर इंक्लूड करें। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदा में कहीं भी डायरेक्टली पीसीओएस का जिक्र नहीं किया गया। पीसीओएस के पेशेंट्स में कौन से सिम्टम्स हैं और उसकी बॉडी में कौन से दोषाज इम्बैलेंस हैं, इसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। जो आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट है उसका पीसीओएस में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। खासकर जो विरेचन और उत्तर बस्ती है, विरेचन में ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपका जो गट है वो क्लियर होता है। साथ में जो उत्तर बस्ती है उसके अंदर क्या किया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल या घी को आपके यूट्रस के अंदर पुश किया जाता है, जो कि यूट्रस को हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ बॉडी के हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। होपफुली आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप अपने कारण को, उसके जड़ को पहचान सके हैं और आप उसे पूरी तरीके से काटने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।